तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, संधारित्र का संयोजन। हमें संधारित्र के संयोजन की जरूरत इसलिए है कि हम चाहते हैं कहीं पर हमको ज्यादा धारिता मिले और कहीं पर हमें कम धारिता मिले, तो उसे हम कब ज्यादा और कब कम कर सकेंगे, इसलिए उनका कॉम्बिनेशन हमें पढ़ना जरूरी है। तो हमने यहाँ पर दो तरह से इसको कंबाइन किया जाता है। एक होता है इन सीरीज, तो इन सीरीज बोले तो श्रेणी क्रम में, तो हम ऐसे बोल सकते हैं श्रेणी क्रम में। ऐसे समझने के लिए पूरा मैंने बोल दिया, कॉम्बिनेशन को क्रम कहते हैं, बस इतना समझ जाइएगा। तो इसमें हम कैसे समझेंगे कि ये श्रेणी क्रम में है और कब हम अंदाजा लगा लेंगे कि वाकई में श्रेणी क्रम में है ही। तो हम कुछ कैपेसिटर लेते हैं संधारित्र। तो ये देखिए आपका संधारित्र एक हुआ, ये हुआ संधारित्र दो, है ना। एक इधर भी बना देते हैं, एक संधारित्र आपके पास है तीसरा वाला। तो यहां पर हमारे पास तीन संधारित्र हैं। ये इनकी प्लेटें आपस में ऐसे हमने कनेक्ट करा दिया और इनको जोड़ने के बाद इसको एक सेल के साथ हम जोड़ देते हैं। सेल के साथ क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं ऐसे ऐसे एक सेल के साथ हमने जोड़ दिया। और इनको किसके किसके बीच जोड़ा गया है ये भी तो मायने रखता है। तो हमने इसे ए और बी के बीच जोड़ दिया। अलग अलग ये संधारित्र हैं तो इनकी धारिता हम लोग अलग अलग ले लेते हैं। इसकी C1, C2, C3 तीन संधारित्र हमने जोड़ा। कैसे पहचान जाएंगे कि आप ये श्रेणी क्रम में ही जुड़ा है? ओके, तो देखिए क्या है। पहली चीज ये कि इसकी अगर ये फर्स्ट है तो ये सेकंड प्लेट हो गई, इसकी फर्स्ट, इसकी सेकंड, इसकी फर्स्ट, इसकी सेकंड। तो हम ऐसे सोचेंगे कि जब संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध दूसरे वाले संधारित्र की पहली प्लेट से और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से करते जाएं तो ये जोड़ने का क्रम क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम। तो हम यहां पर एक लाइन लिखते हैं तब समझाते हैं। यदि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, ठीक। आगे फिर क्या करते हैं? दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध तीसरे संधारित्र की तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से कर दिया जाए तो जोड़ने का यह क्रम श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। इस तरह हमने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया। सोचो कि इस जो सेल लगा है, यहां पर सेल एक हमने लगा दिया है और इस सेल का ये वाला धन ये वाला ऋण है। यहां से आवेश चलता है तो आवेश यहां पर पहले पहुंचता है इस वाली प्लेट पर Q,
-q। तो हम जानते हैं कि उसके सामने वाले पे प्रेरण के कारण, इंडक्शन के कारण नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यहां माइनस। ओके, फिर इसके अगली वाली प्लेट पे धन, फिर माइनस, फिर धन, फिर माइनस, ऐसा आता है, धन ऋण धन ऋण। अजीब सी थोड़ी थिंकिंग। यहां पर हुआ इस तरह का काम है, जब ये प्लेट इससे ज्वाइंट हुई है तो इस पे जब हमने क्यू चार्ज दिया तो इस पे, इसके इनर वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आता है, इसके आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। वो पॉजिटिव चार्ज यहां है, यहां देखिए, इस वाले पे पॉजिटिव, इसके इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज, मतलब कि ऋणात्मक है। तो ये ऋणात्मक के बाद जो उसके दूसरे विपरीत वाले भाग में क्या आता है, धनात्मक आता है। वो धनात्मक किस पे चला जाएगा, फिर यही कहानी सबके साथ होती है। तो सब पे इस तरह का आवेश क्या करता है, वितरित होता है, सभी पे आवेश बराबर इसमें देख रहे हैं। इस पे आवेश बराबर है, लेकिन इन सभी के विभवांतर बराबर नहीं है। इसको मैं हटा देता हूं, 1 2 जो लिखा गया है ना, सबके विभवांतर बराबर नहीं। रीजन उसका यह है कि कब बराबर नहीं होंगे विभवांतर। इस पे तो हमने एक चीज सीख लिया कि आवेश इसके क्या रहेंगे, समान रहेंगे, इन सभी पे आवेश समान रहेंगे, विभव बराबर नहीं। रीजन उसका है कि जब हम यहां से एक आवेश को लेकर यहां जाएंगे तो विभव क्या होता है यार, किया गया कार्य होता है, W/Q। एक सिंगल आवेश को ले जाओ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो यहां से इस वाले पॉइंट पे इसका नाम लिख देते हैं P और इसको चलो Q कर। A से P पर जाने के लिए अलग काम करना पड़ेगा, P से C तक पहुंचाने, P से Q तक पहुंचाने के लिए अलग काम करना पड़ेगा। तो यहां पर काम अलग अलग हो रहा है, इसलिए इसके विभवांतर क्या है, अलग अलग है। तो इसके विभवांतर यहां पर V1 होंगे इस प्लेट के बीच का, इस प्लेट के बीच का विभवांतर V2 होंगे, इस प्लेट के बीच का विभवांतर V3 होंगे। इनके विभवांतर अलग अलग है, तो हमने इसमें V लिख दिया कि इनके विभवांतर क्या है, असमान है, अलग अलग है, डिफरेंस है इनके विभवांतर। ये विभवांतर में डिफरेंस है, इनके धारिताएं अलग अलग हैं, इसलिए इसके विभवांतर अलग अलग हैं। अगर सेम होते तो इस पे ये भी समान आता। तो हमको मेन फैक्टर ये है कि हमको ये चीज याद रखनी है, याद रखनी है, ये याद रखनी है कि जब श्रेणी क्रम में होगा तो उनके क्यू हर जगह बराबर है। श्रेणी क्रम में हमें याद रखना है कि सबके लिए क्यू क्या रहेगा, बराबर है। यहां पर हम अगर इस V1 की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमें Q/C1 मिल जाएगा, V2 की फाइंड करते हैं तो Q/C3 मिल जाएगा, V3 की फाइंड करते हैं तो हमको V3 नहीं, V2 होगा, C3 मिल जाएगा, Q/C3 ऐसा मिल जाएगा। यहां से देखिए सब पे तो आवेश एक जैसा है, तो यार अगर हम इनका रेशियो फाइंड करें, समझें कि इनका रेशियो किस तरह का हो सकता है, तो हमें 1/C1, 1/C2, 1/C3 ऐसा करके आएगा। यानी कि इनका जो विभवांतर यहां पर है वो इनकी धारिताओं का रेसिप्रोकल है, यानी व्युत्क्रम के बराबर। तो ये नीचे नीचे सभी, तो हमने इसमें दिखा दिया कैसे नीचे होंगे। यहां पर हमने दो चीजें याद रखा। एक चीज और है कि अगर एकदम भूल जाओ और सवाल लगाते समय आपको पता रहे भाई कैसे हम करेंगे, तो अगर आप एक रास्ते पे चल रहे हो टक 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 करके, और उसी रास्ते पे सारे संधारित मिल जाए, एक ही रास्ते पे चलते जाओ और उस पे सभी संधारित हमको एक साथ मिल जाए, तो ऐसी कंडीशन अगर होती है तो उसको हम श्रेणी क्रम में ले लेते हैं, ऐसे समझने के लिए। तो आइए इसमें हम लोग इसका तुल्य निकालते हैं। ये डेफिनेशन आप देख लीजिए, फिर आप इसे नोट कर सकते हैं अच्छे से। ओके, मिटा देते हैं इधर का, तुरंत देख लीजिए। चलो भैया मिटा देते हैं। आइए अब इसमें हम लोग इसका संयोजन करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से जो सेल है वो कितना विभवांतर दे रहा है, मान लो कि V दे रहा है, और यही विभवांतर 3 अलग अलग पार्टों में बटा है। इसका मतलब कि कुल विभवांतर कितना, कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसा हुआ। यहां से V1 की वैल्यू जो हमने यहां फाइंड किया रख दो, Q/C1 प्लस Q/C2
प्लस क्यू अपॉन C3 और ये भी हो गया। यहां से आप क्या करो, वी क्यू को कॉमन करके इस पार लेते हो, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/3। ओके, ऐसा होगा। इसके बराबर में, इसके तुल्य, इसको हम हटा देते सब। यहां पर हम सोचे इनको जब जोड़ दिया गया सबको इनको जोड़ दिया जाए, हम ऐसा सोच लें, इनको हमने कंबाइन कर दिया है। अब जो कंबाइन होने के बाद C तुल्य आया है, C तुल्य आया, इक्विवेलेंट C आया, वही था सेल जो इसमें लगा हुआ है। इसके बीच का जो विभवांतर आया है वो सेल के बराबर यानी V है। इसकी जो धारिता है, चलो हमने मान लिया C तुल्य है, और लेकिन भाई इस पर भी आवेश, तो क्या हम लेंगे कि इस पे आवेश कितना आया था, इस पे आवेश क्यों, तो यहां से देखिए इसका तुल्य जब निकालेंगे हम तो हमें तुल्य क्या मिलेगा, बोलो, तुल्य इसका मिलेगा C इक्विवेलेंट, या हिंदी में लिख लो तुल्य, दिख रहा है ना, C तुल्य, ओके दिख रहा है, बराबर Q बाई V कर लेंगे, ऐसा होता है। तो इसमें आप क्या कर लो, V बराबर, तो यहां से Q बाई C तुल्य हो जाएगा, ऐसा है ना। V का मान निकाल लो, V का ही मान निकालो, V बाई Q का ही निकालो, V बाई Q, V बाई Q का, V बाई Q का इसमें मान क्या करिए, निकाल दीजिए, V बाई Q का मान इसमें निकाल। ओके, तो यहां पर देखिए, अगर हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यहां लिखें, इसको हटा देते हैं, पलटी मार दो यार इसकी, 1/C तुल्य बराबर हो जाएगा V बाई Q नॉट, हाँ Q, तो यहां से आपको मिल जाएगा 1 करके क्या, C तुल्य बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ऐसा है ना। तो अगर n संधारित हो तब, n संधारित हो, बोलो, n संधारित होंगे तो क्या कहानी होगी, कुछ नहीं यार, कुछ भी नहीं करना है, तो 1/C तुल्य कर लेंगे, C तुल्य, और यहां से 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट डॉट कहां तक, 1/Cn कर लो, ऐसा हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा ना। इधर का मिटा दें, दिख रहा है कि नहीं वाला, दिख रहा है। यहां पर एक चीज और है जनाब, वो चीज ये है कि अगर सबकी धारिता समान होती तब कुछ नहीं, यदि सबकी धारिता समान होती, मान लो C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C होता, ऐसा समझ, अब ये कहानी किस तरह की बनती, कुछ नहीं, अनंत तक जाता। तो हम इसमें क्या करते हैं, 1/C तुल्य n तक लेके जाइए, 1 इस तरह करिए, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, कहां तक, n तक, या n का उसमें गुणा कर लो ना, n का आप गुणा कर लोगे तो C तुल्य बराबर n C, तो इसमें आ जाएगा C तुल्य बराबर C/n। अगर इसमें सबकी धारिता बराबर होती है तो, अगर सबकी धारिता बराबर होती है तो हम ऐसा कर लेंगे कि तुल्य बराबर इतना C/n, तो दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने उसको, तो इसमें C तुल्य बराबर C/n हो जाएगा। लेकिन जब बराबर रहेगा तब ये कंडीशन तभी लागू होगी, और उससे पहले अन्यथा लागू नहीं होगी। ओके, तो आपको ये चीज समझ में आई, इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर हम लोग समांतर में चलते हैं। आप देख पाए, चलो मिटा देते हैं। यहां पर हम अब बात करेंगे समांतर में कैसे जोड़ेंगे, समांतर में कैसे जुड़ेगा। तो आइए समांतर में देखा जाए। तो भी यहां पर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको हम बोलते हैं
समांतर क्रम में समझ लो कि पैरेलल। इसे कैसे पहचानेंगे आप कि ये समांतर क्रम में है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए आपको थोड़ी पहचान में बता दूं कि किस तरह से आप पहचानोगे। यहां हमने 3 संधारित्र को लिया है, यहां ट्रनक करके टोडू करके ऐसे हमने 3 संधारित्र को खाचुक खपुच खाचुक खचुक यहां से खचुक कर दिया गया है ना भाई, ऐसे करके ऐसा हमने ले लिया, ऐसे इनको हमने कनेक्ट भी करा दिया एक बैटरी के साथ। कैसे पता चला कि ये पैरेलल है? पहचान हमारी कैसे होगी भाई? सर बताइए इसकी पहचान कैसे करेंगे? कैसे आप करोगे कि इसको हम लोग समांतर में कहेंगे? तो हमने जो 3 संधारित्र को जोड़ा है उनकी धारिताएं C1, C2, C3 इनके बीच जोड़ा गया है A और B के। मान लीजिए ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, सबके लिए सबकी A वाली प्लेट पहली वाली किसी एक पॉइंट से, इन सबको हमने पकड़ा, एक पॉइंट से जोड़ दिया। इन सभी दूसरी वाली प्लेट को पकड़ा, एक दूसरे बिंदु से जोड़ दिया। तो ऐसा अगर जोड़ने का क्रम होता है तो इसे हम लोग कहते हैं समांतर। यहां पर एक हमने सेल लगा दिया है और इस सेल का जो विभवांतर है वो V है, सेल का विभवांतर। तो ये करेगा क्या, यहां से इसने इसको चार्ज दिया, इसने चार्ज दिया है प्लस। अब ये चार्ज जो प्लस क्यू है ये 3 भागों में बटेगा। 3 भागों में कैसे बटेगा? सोचो आप, एक ऐसे समझो इसको कि अगर एक थाली हो, उसमें 15 रोटियां आई हैं। कितनी रोटियां? 15। खाने वाले 3 लोग हों तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम उसमें सब में 5-5 रोटियां बांट दें। 5-5 रोटियां नहीं बांटेंगे, उसमें किसी की कैपेसिटी ज्यादा होगी, किसी की कम होगी। कोई 10 खा सकता है, कोई 2 खाता होगा, कोई 1 खाता होगा, है ना, कोई 3 खाता होगा। ऐसे तो उनमें जो 15 रोटियां हैं तो हम 10 कर लें, फिर उसके बाद एक 3 खाता है, फिर 2 खाता है, तो 15 हो गए भाई। तो इनकी धारिता के हिसाब से इन पे आवेश आएगा। इधर जो आवेश चला जाएगा Q1 है, इधर जो आवेश गया है वो Q2 है, इधर जो आवेश गया है Q3। इस वाली प्लेट पर इस पे आवेश आएगा Q1 प्लस में, इस वाले पर आएगा प्लस Q2, इस वाले पे आएगा प्लस Q3, इस वाले पे प्लस Q3। ओके, इसका जो अपोजिट वाला है, मतलब दूसरी प्लेट है, उस पे इतना ही पार्ट में आएगा कैसा? नेगेटिव। तो हमने इस पे नेगेटिव चार्ज दे दिया। ओके, इसमें नेगेटिव चार्ज दे दिया। अब देखिए, जब हम पॉइंट A से चलकर B पर जाते हैं तो हमारे पास 3 रास्ते हैं जाने का। यहां से चलकर आप इधर से एक रास्ता बना के इसमें जा सकते हो, पहुंच सकते। एक रास्ता इधर से चला जाएगा, एक रास्ता इधर से। लेकिन उन तीनों रास्तों के लिए किया गया जो काम होगा, वर्क होगा, वो बराबर होगा तीनों रास्तों के लिए। तो अगर हम यहां से इस वाले पोर्शन के लिए पहुंचते हैं, एक रास्ते से जितना काम किया जाएगा, इस वाले रास्ते को उतना काम किया जाएगा, इस वाले रास्ते से भी उतना काम किया जाएगा। यानी कि सभी तरफ जाने के लिए काम बराबर होगा, सभी रास्तों से जाने के लिए A से B पर काम बराबर होगा। तो भाई काम बराबर हुआ तो W इसमें होगा, ये बराबर तो B बराबर, Q तो पहले से ही बराबर है। इसका मतलब इसके सबके बीच का जो विभवांतर होगा वो V रहेगा, क्योंकि इसके बीच का विभवांतर V, तो ये विभवांतर हर जगह काम करेगा। राइट, तो हमने इसमें एक चीज सीखा कि इसमें आवेश Q जो होगा वो क्या रहेगा? समान नहीं रहेगा, असमान रहेगा, असमान। और जो V रहेगा वह समान रहेगा। ओके, हमको याद रखने की बात यही है, याद करने वाली है, इस बात को हमें याद करें। इस वाले को V समान होगा, Q असमान है, ठीक है, लेकिन कभी ऐसी कंडीशन आ सकती है कि बराबर भी हो जाएगा।
जब इनकी धारिताएं सबकी बराबर हो जाएगी तो वो आवेश बराबर बराबर रखेंगे। रोटी खाने वाले की सबकी धारिता 5-5 रोटी खाने की है तो उस 15 रोटी में 3 भागों में बटेगा और बराबर में बटेगा 5-5 में। तो यहां पर सबकी बराबर हो सकता है, लेकिन इसका विभवांतर जो है वो एक मेन फैक्टर है, राइट। तो आइए हम इसको थोड़ा समझते हैं कि हम पहले से पहचानेंगे कैसे। तो पहचानने वाले के लिए सबकी एक प्लेट मतलब पहली प्लेट एक बिंदु से, सबकी दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु से, अगर ऐसा है तो हम इसको समांतर क्रम कहते हैं। तो यहां पर यदि सभी ठीक सभी संधारित्रों की सभी पहली प्लेट एक बिंदु से तथा सभी दूसरी प्लेटें दूसरे बिंदु से जोड़ दिए जाए तो जोड़ने का यह क्रम समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। आपको इतनी बात तो समझ आ गई होगी, है ना। क्या हुआ इसमें कि अगर इसमें की सभी एक जो पहली प्लेटें हैं वो एक जगह जोड़ दें, सभी दूसरी प्लेटों को एक जगह जोड़ दें। इसके साथ साथ हमें एक बात और याद रखनी है कि इसमें सभी का विभवांतर क्या होगा, समान होगा। सभी प्लेट सभी संधारित्र के लिए विभवांतर बराबर होगा। और इनका क्या बराबर नहीं होगा, आवेश। लेकिन आवेश को हम टेम्परेरी लेते हैं, हो सकता है बराबर भी हो जाए, लेकिन V जो है बराबर है। तो ये हम लोग ऐसे अंदाजा लगा देते हैं। एक छोटा सा भी और भी तरीका आप सीख सकते हो कि अगर हम A से B पर जाते हैं, हमारे पास रास्ते अलग अलग और एक रास्ते में एक ही संधारित्र मिले। यहां से हम जाते हैं तो हमको एक संधारित्र रास्ते में मिल गया, फिर इधर जाते हैं अगला संधारित्र मिलता है। रास्ता अगर बदलते हैं उस रास्ते में एक एक संधारित्र मिलते हैं तो हम समझ जाएंगे कि ये जो क्रम है वो समांतर क्रम है। सवाल लगाएंगे तो और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो आइए इसको थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये आप डेफिनेशन देख लीजिए और इसे आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। इतने में आप उसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलो भैया मिटा देते हैं इसको। चलो मिटाते हैं। आप यहां पर देखिए हमने क्या किया है कि यहां पर जो इसका विभव सबका बराबर है तो इसमें जो आवेश है उसकी धारिता में बटेगा, यानी कि आवेश जो होगा वो आवेश जो है वो इसकी धारिता के अनुपात में रहेगा, यानी C1 संबंधित C2 संबंधित C3। यहां पर ये कहानी पहले वाले में क्या थी, वहां पर विभव के रूप में बदल रहा था तो उसमें 1/में आ रहा था। यहां पर 1/की की बात नहीं। तो यहां पर बात है कि इस तरह का है, ऐसे में कर देते तो क्या फर्क है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर देखिए कि इसके मतलब कि इसके अनुपात में जैसी जैसी धारिता होगी वैसा वैसा वो आवेश रखेगा। तो आराम से रख लेगा आवेश, कौन सी प्रॉब्लम। अब यहां पर इसने क्या किया कि कुल आवेश कितना है इसका, तो भाई हम इसमें कुल आवेश निकाल देते हैं। तो कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ऐसा हो जाएगा। सब आवेश को जोड़ दीजिए, कुल आवेश के बराबर हो जाएगा। अच्छा, तो इसमें से Q की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहें तो C भी आएगा फार्मूले से। इसके पहले वाले के लिए किस तरह हो जाएगा, सबके लिए विभव तो बराबर है ना, तो C2 भी हो जाएगा और Q3 वाले के लिए C3 भी हो जाएगा। ऐसा कर लेंगे, इसमें रख लीजिए वैल्यू।
यहां से Q बराबर C1V प्लस इसकी जगह ये रख दीजिए प्लस यहां पर ऐसे रख दीजिए, V को बाहर कर लीजिए, C1 प्लस C2 प्लस C3, यहां से Q आ जाएगा। यहां से Q बाई V बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसा हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। इस Q बाई V को, इस पूरे को हम मान लें कि इसके तुल्य कोई संधारित्र है, तो यहां पर मैं बना दूं इसको, ये बड़ा सा एक संधारित्र है और इसमें से ए बैटरी लगाई गई है, इस पे टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज इस सबको जोड़ने के बाद उसमें आवेश है, तो उस आवेश का वैल्यू Q है, प्लस इसमें और इसमें माइनस। यहां पर विभवांतर इसका V होगा क्योंकि बैटरी का जितना है उतना होगा इसका विभवांतर, तो इसकी जो धारिता होगी इक्विवेलेंट, या हम कह सकते हैं कि ई तुल्य होगी। तो इस ई तुल्य का मान कितना आएगा, यहां से हिसाब से अगर लगाया जाए तो इस ई तुल्य का मान कितना आएगा, देखो ई तुल्य नहीं बल्कि सी तुल्य, तो सी तुल्य का मान कितना आएगा, ई तुल्य कहां से आ जाएगा भाई, Q बाई वी ऐसा आ जाएगा, सी तुल्य बराबर इतना आ जाएगा। इसका मतलब कि ये आ गया सी तुल्य, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसा आ जाएगा फार्मूले में। ओके, यहां पर हम मिटा दें इसको। चलिए यहां देखिए, इधर थोड़ी सी बात हम समझते हैं। अगर इसमें सब बराबर होते, या यदि पहले n संधारित्र ले लो, यदि n संधारित्र हो तो भाई साहब, अगर n संधारित्र होंगे तो C तुल्य बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ये डॉट डॉट कहां तक आता, Cn तक आता, ऐसी कहानी हो जाती इस तरह। ओके, यदि सब बराबर होते तब सभी को बराबर कर दिया जाए, यदि सभी संधारित्र की धारिताएं समान, तो क्या है, कुछ नहीं, C तुल्य बराबर C प्लस C कहां तक, Pn तक। तो हमको क्या करना है, n तक लेके थोड़ी जाना उसको यार, n का गुणा कर लो, तो C तुल्य बराबर NC, इसमें ऐसा हो जाएगा, C तुल्य बराबर NC कर लेंगे, आराम से हो जाएगा भाई। तो इस तरह से आप इसे आराम से नोट कर लीजिए, अच्छा सा कॉन्सेप्ट है जिसे आप अपने दिमाग में बैठाएं और ये वीडियो दूसरे तक भी पहुंचाएं, पढ़े भाई, दूसरे वाले भी पढ़ते रहे। ओके, सो थैंक यू इतना प्यार देने के लिए।